न करे मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। कुछ हमसे भी सीख लो। खदशात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा उठाते रहे हैं, जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है। गिलानी को वोट कहां से पड़े, फरिश्तों ने दिए। हुकूमत ना ही पार्लियामान से हार चुकी है। इमरान खान को अपना ही असेंबली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है। हम जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। जान अल्लाह को देनी सबसे ज्यादा नजर मुझ पे रखें। अगर मेरी जात की बात आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मुझे उल्टा लटकाया जाए। मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही है। पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वो तो कभी मैं हार मानूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो उसमें हमेशा ही हलचल रहती है, लेकिन ये जो गुज़िश्ता हफ़्ता था इसमें हमने देखा बहुत सा ये हंगामा खेज़ हफ़्ता रहा। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन थे, उसमें जो अपोजिशन के नुमाइंदे थे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पे हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दे दी। हालांकि उनके पास मतलूबा वोट्स नहीं थे यूसुफ गिलानी के पास, लेकिन बहरहाल जब नताइज का ऐलान किया गया तो वो फातह करार पाए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये एतराफ़ किया कि उनकी पार्टी के कुछ अरकान बिक गए थे, जिसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से ख़िताब भी किया, और इस जो ख़िताब था कौम से ख़िताब, उसमें उन्होंने मुखालफिन और अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया, उसने अफसोस का इजहार भी किया और इस बात का इजहार भी किया कि कौमी जो इदारे हैं उन पर इस तरह से तनकीद नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया कि वो इस सारी सूरत हाल में एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट से, और उन्होंने वो कौमी असम्बली में गए भी और एतमाद का वोट लेने में कामयाब भी हुए। लेकिन इसी दिन जिस दिन उन्होंने एतमाद का वोट लिया, पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लियामेंट हाउस से बाहर अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे, वो उन्होंने इजलास का बाइकाट किया था, लेकिन वो मीडिया टॉक कर रहे थे। वहाँ पर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई और जो PTI के कुछ लोग हैं उन्होंने वहाँ मौजूद अपोजिशन रहनुमाओं, ख़ासतौर पर नून लीग के जो वहाँ पे कायदीन मौजूद थे, उसमें ख़वातीन कायदीन भी थीं, उनके साथ धक्कम पेल भी की, वहाँ पे उन पे जूते उछाले गए, वहाँ पे हाथापाई की नौबत भी आई, और जो बहरहाल एक अफसोसनाक मामला था। तो यूँ मजमूई तौर पर पूरा जो गुज़िश्ता हफ़्ता था ये काफ़ी हंगामा खेज़ रहा। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई इस तमाम हफ़्ते में, ख़ास तौर पे जो 3 तारीख़ को 3 मार्च को इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने भी मराहिल थे, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह सैयद मुश्तबा साहब मौजूद हैं और मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं। दोनों हज़रात को खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच, हमारे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से जितनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे डस्का का इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जो हुकूमती बयानिया था, उस हवाले से जो जब इलेक्शन के बाद हुकूमत का जो बयानिया था, हुकूमत का जो स्टांस था, उसकी इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की, उसकी मुखालफत की। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमती ऑर्डिनेंस था वो भी गैर मौसर हुआ। उसके बाद इलेक्शन हुए और उसमें गिलानी साहब की फ़तह हुई, और बज़ाहिर ये तमाम जो चीज़ें हैं हुकूमत मुखालिफ हवा बनती हुई नज़र आ रही है, फ़ज़ा बनती हुई नज़र आ रही है। तो क्या आप समझेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, उससे ये तासुर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है वो कुछ कम होता हुआ महसूस होगा, और जो आइंदा जो 2.5 साल हैं उनके वो उन्होंने अपने सिक्योर कर लिए आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद शाहीन, मसला ये है
कि जो कुछ भी आप इस वक्त पर्दा स्क्रीन पे देख रहे हैं या सियासी मंजरनामे पे देख रहे हैं, ये सब जो है ये फ्रंट फेस है कि जो पर्दा जो आपको सामने नजर आ रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ और मामला चल रहे हैं। इसमें ये मामला इतना सादा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात तो अगर आप इसका तजिया करें कि जो कुछ भी इमरान खान साहब ने उन तमाम कयासराइयों पे पानी फेर दिया जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हवा उनके खिलाफ चल निकली है, तो देखिए ये जो इत्माद का जो वोट लिया है, ये तो कोई इश्यू ही नहीं था। ये सबको पता था, प्रिडिक्टेड था, वेल प्रिडिक्टेड था कि वो इत्माद का वोट हासिल कर लेंगे। और फिर एक दूसरी बात मुझे ये बताएं आप कि गुज़िश्ता दिनों जो वाकयात हुए, सिंध असम्बली में जो 3 अरकान असम्बली थे पीटीआई के जिन्होंने बगावत की थी, उनको 10-15 पीटीआई के अरकान असम्बली ने असम्बली के फ्लोर पे उनकी पिटाई की, जबकि वहां पे बहुत सारी अपोजिशन भी मौजूद थी जिनके साथ वो इंटरेक्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं सका। तो क्या आप तसव्वुर करते हैं कि 178 के करीब अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे, और जबकि इसमें जो अपोजिशन भी बचाने वाली नहीं थी, और अगर आप उनमें इत्तेहादी जमातों को निकाल दें तो 120, 130 या 140 के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुन अरकान असम्बली थे। उनकी मौजूदगी में उन 16 अरकान असम्बली में इतना दम या जुर्रत थी कि वो इसके खिलाफ जा सकते। तो एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये कि जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने सुना, आपको ऐसा लगा कि कभी जो है बिल्कुल तवाज़ुन जो है वो एक जानिब जा रहा है, कभी तवाज़ुन दूसरी जानिब जा रहा है, और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी यही सिलसिला चल रहा है। एक जानिब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन में, तो दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि फैसल वावडा सेनेट का इंतखाबात जीतने के बावजूद नाअहली की तलवार उनके सर पे भी लटक रही है। तो ये कहना कि बिल्कुल तवाज़ुन जो है बैलेंस हो गया, इमरान खान साहब ने इत्माद का वोट लेके जो है वो मामलात को जो है बराबर कर दिया, बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल गलत है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात बहुत सबसे ज्यादा अहम है, कि आपको वही कुछ मिलता है। आगे जाके हुकूमत के लिए मुश्किलात खत्म नहीं हुई, खतरा अभी तक बदस्तूर कायम है, लेकिन ये खतरा किससे है ये एक अलग मामला है। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, उनको उतना ही कुछ मिला जितने की उन्होंने कीमत अदा की। कीमत अदा करने की बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं अरकान असम्बली को पैसे देने वाली नहीं कर रहा, वो तो एक अलग चलता रहा है, वो तो फ्री हैंड दिया गया उनको। कीमत का मतलब ये कि जानिबदारी का, गैर जानिबदारी का एक सर्टिफिकेट के बदले में इतनी ही सीट मिलती है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत सके। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है सिर्फ कि गैर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, उसके नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो मुंतखब हो गए। उसकी कोई जमानत नहीं है, इसके साथ वारंटी पेपर नहीं है कोई कि उसके बाद भी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है रहेंगे। हो सकता है वो नाअहल हो जाए। इलेक्शन के हद तक जो है उसकी कीमत थी जो उन्होंने वसूल कर ली। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया, बहरहाल उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। मीर साहब को अपने प्रोग्राम में शरीक करते हैं। मीर साहब, सैयद मुस्तफ़ा साहब ने तो गुफ्तगू की इस हवाले से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, आपके ख्याल में भी बहरहाल आप उसके बारे में आगाह कीजिए कि क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बज़ाहिर एक वज़ीर आज़म के लिए इखलाकी फ़तह नहीं है, और कम अज़ कम एक दिलेराना फ़ैसला तो था कि उन्होंने जब देखा कि सेनेट इलेक्शन में कौमी असम्बली से जो उनके उम्मीदवार थे उनको जब शिकस्त का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद की सीट से, तो उन्होंने आज खुद ये फ़ैसला किया कि वो अब मैदान में आएँ और अपनी जो कम अज़ कम अपनी सफ़े मजबूत करने के लिए ये फ़ैसला, और फिर इससे कुछ थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म को रिलीफ़ का एहसास होगा। अहमद शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। जो मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ मिजाज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुजरे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूम, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जो ये क्लेम करते हैं कि ये सियासी जमातों के लीडर हैं, वज़ीर आज़म बने। जो इमरान खान साहब का रवैया है वो दूसरे, या जो उनका क्लेम है, या जो उन्होंने एक अंदाज इख्तियार किया थ्रू आउट कि वो हमेशा मगरिब की जमहूरियत की मिसाल देते रहे, खासतौर पे इंग्लैंड की। हमेशा वो बरतानिया की मिसाल देते हैं कि मैं वहां रहा हूं, मैं बखूबी वाकिफ हूं बरतानिया की जमहूरियत से, निज़ाम से। तो जो कुछ अभी सेनेट में हुआ, तो बरतानिया में अगर ऐसा होता तो क्या होता? फिर इमरान खान साहब उसको देखते। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि या तो बरतानिया की मिसालें देना बंद कर दें, या फिर वो करें अगर ऐसा होता जो कुछ सेनेट में हुआ, जिसकी वीडियो लीक्स और फिर क्या क्या हुआ, तो फिर क्या होता? नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सवाल है कि जो एतमाद का वोट लेना,
ये सियासी चाल या सियासी गेम का हिस्सा है। ये पहली दफा नहीं हुआ अहमद शाहीन साहब, बेनजीर भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ है, नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ है। अब सेम टाइमिंग में अरसा 2.5 साल के बाद पाकिस्तान की जमहूरियत को वैसे ही बुखार हो जाता है, वैसे ही उसको तबीयत खराब की जाती है पाकिस्तानी जमहूरियत की। तो ये ऑक्सीजन लगा के अगले 2.5 साल निकाल लेंगे वजीर आजम साहब? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन अनफॉर्चुनेटली इस वजीर आजम के जितने मुशीर हैं उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, या अगर किसी के पास अगर तजर्बा है एक आध, तो वो कोई और मुख्तलिफ नौइयत का होगा, इंग्लैंड का या कनाडा का या अमेरिका का। पाकिस्तान का तजर्बा नहीं है जी। एक तो रिजाइन कर गए। मसला ये है कि ये जो ऑक्सीजन है वो अपने लिए इंसान खुद पैदा करता है ना, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करता है। हमारे वजीर आजम साहब ने हमारे वजीर आजम साहब ने वो काम ही नहीं किया कि जिससे ऑक्सीजन हो। सिंपल, इनके लिए आइंदा 2.5 साल इंतहाई दुश्वार है। अब ये प्रैक्टिकल सियासत कर रहे हैं कि 6 महीने के लिए अब इनके ऊपर कोई भी ऐसी बूट नहीं आएगी। इन्होंने अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, लिहाजा 6 महीने सुकून के गुजरेंगे इसके। एक तो ये इन्होंने उससे फायदा उठाया है, लेकिन मैं जो बहुत उम्मीदें वाबस्ता इमरान खान से, ऐसा नहीं है कि मैं इमरान खान को जाती तौर पे तमाम चीजों के लिए नाअहल करार दे दूं या उस अकेली जात को। एक्चुअली जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ हैं, टीम जिसको वो कहते हैं, माशाल्लाह एक से एक बढ़कर जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं, और उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। उनकी अगर एक्सपर्टीज है तो वो पॉलिटिक्स की है, डिलीवर करने की नहीं है। तो उन टीम्स के साथ मिलकर जब ये मैदान में उतरे तो फिर यही हाल होगा। क्रिकेट बोर्ड ने टीम उनको अच्छी बना के नहीं दी। बहरहाल मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा साहब को दोबारा से शरीक करते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये जब तमाम अमल हुआ, ख़ास तौर पे अगर एतमाद के वोट की बात करें तो अपोजिशन ने इसका बाइकआउट किया, इस तमाम प्रोसेस का। ये इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये तो एक तरह का मैदान छोड़ना ना हुआ कि अगर अपोजिशन मुकाबला करती, उसमें मौजूद रहती, वहाँ पे अपनी बात बयान करती असम्बली के फ्लोर पे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट करने का फ़ैसला किया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि इस वक्त जो है जो पैकेज उनको मिला था, उस पैकेज के में सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी की सीट हासिल थी। हुकूमत जाने का उस पैकेज में कोई जिक्र नहीं था। तो उनको ये बात अच्छी तरह बखूबी जानते थे कि एतमाद का वोट हासिल कर लिया जाएगा। उनकी तारीफ से जो ये फैसला किया गया कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे, ये एक तरह की कोशिश थी कि एतमाद के वोट को जो है वो गैर मौसर किया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम किया जाए, क्योंकि जहां मुकाबला होता है वहां पर उसका वेट ज्यादा होता है। तो अपोजिशन जो कौमी असम्बली में नहीं आए और ये एक तरफा रेस हुई है जिसमें वजीर आजम गए, बंदर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो कितने अरकान गए, 178 अरकान गए, 174 गए, 172 गए। वो शुक्र करें कि 225 नहीं, 340 नहीं आ गए। तो उसकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी को कम करने की कोशिश थी, जिसमें बड़ी हद तक वो कामयाब हुए। अगर चाहे ये उनकी तरफ नेगेटिव जा रही है कि वो मैदान छोड़ के भाग गए, जैसे कि आपने कहा, लेकिन इससे एक चीज तो बहरहाल हुई कि उनके जो एतमाद का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क्स खड़े हुए। जी अच्छा, मीर इकराम साहब, अगर सेनेट इलेक्शन की दोबारा से बात करें तो हमने देखा कि जब वो इलेक्शन हुए, वज़ीर आज़म काफ़ी जो उनका मोरल था वो थोड़ा सा डाउन भी लग रहा था, और यकीनी तौर पे चूँकि उनके उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी, तो उसके बिल्कुल अगले दिन फिर उनकी पाकिस्तान के 2 बड़ों से मुलाकात होती है, उसकी तस्वीर वीडियो तमाम जारी भी हुई। तो ये जो मुलाकात, क्या ये तासुर नहीं देती कि जो एक जानिब कहते हैं कि जी इदारे न्यूट्रल हैं और इदारों की जानिब से ख़ुद कहा जाता है, लेकिन जब सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त हो जाती है तो उसके फ़ौरी बाद फिर वो मुलाकात होती है, उसकी तस्वीर भी जारी की जाती हैं। तो ऐसे मौके पे इदारों को ये तो ख़ुद से सियासत में घसीटने के मुतरादिफ है। तो क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब इस डगर पे चल रहे हैं? अच्छा, आप जिनको 2 बड़े कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है 2 बड़े। वजीर आजम सबसे बड़ा होता है, या प्राइम मिनिस्टर के बाद अवाम जिनके वो नुमाइंदे हैं। लेकिन वो तस्वीर वो एक आर्मी चीफ और डीजी ISI साहब की आई हैं। देखिए, वो भी तो हमारे सरकार के मुलाजिम है ना। वो कौन सा कोई बड़े जो नुमाइंदे उनके आगे आके बैठे हैं ना। वो पाकिस्तान की
वजीर आजम के पास बैठे, वो कोई हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास जाके तो नहीं बैठ गए, कोई बातचीत की होगी, मुल्की हालात पे बात की होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल होगी। ये तो मीडिया उसको टर्न अराउंड करके तो दिखाता है कि पता नहीं असम्बली के मामला पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई फौजी मामला पे, कोई दिफाई मामला पे बात कर रहे हैं। मैं इस नुक्ते नजर से हमेशा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ मीर साहब या किसी इदारे का चेयरमैन लगवाना होगा किसी को। आप एक बात रखिए मुस्तफा साहब, आप तो आपकी जो है ना नून लीग के मामलात में बड़ी गहरी वाबस्तगी है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि सारा रुख पिंडी की तरफ कर दो। आपके जो बहुत जानने वाले हैं वो ये बात कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब बात है? मुझे बताएं। देखिए, अगर स्टेक होल्डर है, अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है स्टेक होल्डर मंजूर शुदा स्टेक होल्डर है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर हुकूमत इमरान खान साहब की है ही नहीं, जबकि वो इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत है ही नहीं और वो कठपुतली हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में जो असल इक्तदार में है उनका मुकाबला उनसे है। तो इसलिए ये बात की है, ये बात सही हो या गलत हो, नहीं, लेकिन एक बात तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब चाहें, अगर अहमद शाहीन अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो अपने आप को मनवाए ना लीडर, और उनको मनवाना चाहिए। ये जो इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, सियासत का मैदान इतना गर्म है इस वक्त पाकिस्तान में कि ऐसी सूरत हाल किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में आई थी जब लॉन्ग मार्च हुआ था। तो ये अब दोबारा से वही सूरत हाल आ रही है। ये बड़ा सीरियस मैटर है। पॉलिटिशियंस को अपना एक मुजाहरा करना चाहिए, सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए, और सियासी मामलात को सियासी तरीकों से ही डील करना चाहिए। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। सैयद मुस्तफ़ा साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से उसके बाद चूँकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ये चीज़ थोड़ी सी दरमियान में दब ही गई कि हुकूमती हिकमत अमली क्या थी और हुकूमती हिकमत अमली क्यों कामयाब नहीं हो सकी। ख़ास तौर पे ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए और हफीज़ शेख साहब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए, हुकूमत जो है वो अभी तक इल्यूजन्स का शिकार है और वो ये समझती है कि अगर किसी को बदनाम किया जाए, किसी को चोर कहा जाए, किसी को डाकू कहा जाए या उसको चोर या डाकू साबित कर दिया जाए तो उससे जो है इंतखाबी फवायद हासिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग सियासतदान नहीं है इनमें भी, और इनको मशवरे देने वाले भी जो है वो भी सियासतदान नहीं है। तो उनके जहन में, और फिर जहां से उन्होंने सीखा वो यही सीखा कि अगर किसी को मलाइन कर दिया जाए तो उसके नतीजे में इंतखाबी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के मामले में उनके बेटे की वीडियो आई कि लीक वीडियो में, और उसमें उनको दिखाया गया कि वो जो है वोट जाया करने के तरीके बता रहे हैं या इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसमें ये बिल्कुल जिसे कहते हैं यकीन किए जाने वाली बात है कि ऐसा हुआ होगा यकीनन। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि उनका इंतखाबी इलेक्टोरल बैंक कौन सा था, इंतखाबी हल्का क्या था उनका, जो उम्मीदवार थे? सेनेट ऑफ पाकिस्तान थी जिसमें 100 अफराद मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में नवाबजादा नसरुल्लाह के मुकाबले में गुलाम इसहाक खान को मुंतखब किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2008 में आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2018 में इमरान खान साहब को वजीर आजम मुंतखब किया। तो इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि अली गिलानी जो है, अली हैदर गिलानी जो है, वो सिर्फ वोटों को जाया करने के तरीकाकार बताते हुए पकड़े गए हैं। अगर वो चोरी डकैती या बैंक डकैती में भी पकड़े जाते हैं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ जाता? मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर अगर वोट चोरी करने का कोई इल्जाम लगा है तो उससे उनके कद काट में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो उनका जो हल्का इंतखाब था सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही कामयाब होगा। चोरी आप करें, आप मुजरिम हो तो आपकी साख बुलंद होती है। अगर आप ईमानदार हैं, शरीफ हैं, तो आपको कौन पूछेगा, कौन वोट देगा? तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बुनियादी तौर पे यूसुफ रजा गिलानी की साख में इजाफा किया है, क्योंकि जो उनका हल्का इंतखाब था, जिन्होंने वोट देने थे, वो चोरों और डाकुओं को वोट देने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उसी में उनके अपने मफाद भी वाबस्ता है। जी, तो छांगा मांगा में क्या हुआ था मुस्तफा साहब? ये तारीख पुरानी है। फिर अगर आप इस तरफ जाते हैं तो
उनका नाम भी लेना जो छांगा मांगा लेकर गए आपको थे। याद होगा सदर रफीक अहमद तारड़ जो है वो ब्रीफ केस लेके कोयटा और बलूचिस्तान के चक्कर लगाया करते थे। कोई चीज तारीख में छुपी थोड़ी है। लेकिन एक चीज लेकिन मीर इकराम साहब एक नया पहलू आया है इस मर्तबा सियासत में, आप इसको गौर करेंगे। ये खरीदो फरोख्त शुरू से चलती रही है। ये असगर खान केस खरीदो फरोख्त का है। हाँ, और उसके बाद जो है उसमें जो मुजरिम थे सियासतदान, उनकी जो पगड़ियां उछाली गई हैं वो तारीख में इस वक्त तारीख का हिस्सा है। सदर रफीक तारड़ ब्रीफ केस लेके घूमते रहे, जो बिकने वालों का हाल हुआ, उनकी पगड़ियां उछाली गई। उसके बाद 2018 के इंतखाबात के बाद जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी ये करते रहे काम, उन्होंने जहाज भर भर के लेकर आते रहे। और फिर उसके बाद 2018 के सेनेटर 19 के सेनेट इलेक्शन जिसमें सरवर साहब जो है सेनेटर मुंतखब हुए, फिर संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट। हमेशा बिकने वालों को जो है मातूब किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से बिकने वाले सियासतदान होते थे। ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है जिसमें बिकने वालों को मासूम भेड़े करार दे दी गई और सिर्फ खरीदने वालों को मातूब किया जा रहा है। यकीनी तौर पे जी आपने मुझे बताया कि कभी असगर खान केस पे जिन्होंने खरीदा था, जिन्होंने ब्रीफ केस बांटे थे, उनकी तरफ किसी ने उंगली उठाई? कभी नहीं उठाई। लेकिन इस मर्तबा जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं जिन्होंने खरीदा। जो बिकने वाले हैं वह मासूम करार दे दिए गए। वो कौमी असेंबली में आए, उन्होंने एतमाद का वोट दिया और उसके बाद अब वो सुरखरू हो गए हैं। उन्हीं के ऊपर जो है अब अगले 2-2.5 साल अगर हुकूमत चली तो की जाएगी, उन्हीं पे चलेगी। अच्छा मीर साहब, इसी से मुंसलिक एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इजहार किया कि उनके यानी कि PTI के अपने जो 16 अरकान हैं वो उन्होंने इलेक्शन में पैसे लेके तो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया। तो क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब उनके ख़िलाफ़ कुछ करेंगे? हालांकि उन्होंने इत्माद का वोट दोबारा उन्हीं से ले लिया, अगर कुछ करना था तो वो इत्माद के वोट से पहले करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उस वक्त उनकी पोजीशन अपनी चूँकि डावाडोल थी, कमज़ोर थी। लेकिन अब जब इत्माद का वोट ले लिया तो क्या अपनी कोई इंटरनल इंक्वायरी करके, क्योंकि शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि वज़ीर आज़म को इन अफराद का नाम मालूम भी है, तो कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे? वो आधे घंटे की तकरीर तो अखलाकियात के ऊपर कर लेते हैं, हर कुछ दिन बाद जब उनको तकरीर आती है तो वो TV पे आके बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं, लेकिन क्या इसका आगाज़ करेंगे वो अपने इन 16 अरकान को कम से कम इनके नाम आगे लेके आके और फिर कोई कार्रवाई करते हुए? बहुत अच्छी बात की आपने, एग्जाम्पल सेट करने की बात की आपने, तकरीर करने की बात की। मैं भी हैरान था जब कौम से खिताब करने आए वजीर आजम साहब के नामालूम कहीं ये लीडर हैं, लीडर एग्जाम्पल सेट करते हैं, कोई मालूम नहीं वो ये कह दें कि मेरी पार्टी के लोगों ने करप्शन की है या बिक गए हैं, तो अब मेरा जवाब नहीं है इस कुर्सी पे बैठने का। मुझे ये लग रहा था अगर लीडर होंगे तो वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। लेकिन वहां मामला फिर कहा कि मैं एतमाद का वोट कल ले रहा हूं, फिर वो टल गया 2 दिन और उसके बाद अगले दिन हुआ। तो सूरत हाल जो है ना वो पूरी की पूरी असेंबली की तमाम एक मछली बाजार किसी भी कैफियत हो, बिक रही हैं चीजें, खरीदी जा रही हैं, नीलामी हो रही है, बोली लग रही है। और ये बात मीडिया पे आई, ये बात पूरी दुनिया में कही गई कि जी वहां पर अगर आपको जिसको चाहे पैसा लगाएं बना दे। अब ये मयार है आपकी असेंबली का जो कि बदनसीबी है, जो कि बदनसीबी है जमहूरियत की, पाकिस्तान की। ओवरऑल अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब हो रहा है, इसमें नवाज शरीफ, इमरान खान या पीपल्स पार्टी ये इनका नहीं, ये जी यकीनी तौर पे मीर साहब बस एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद भी बहुत से पहलू हैं ये जो पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता हफ्ता था इस हवाले से, और इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता एक हफ़्ता गुज़रा उसमें पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन और इससे पहले का जो मंजरनामा था, इसके बाद जो मंजरनामा है और अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये गुफ्तगू करेंगे। आप लोग भी प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए से शरीक हो सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, और जो सेनेट इलेक्शन के बाद तमाम ये सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब के जानिब से चूँकि ख़ुद भी कहा गया कि जी हमारी अपनी पार्टी के लोग बिक गए, और फिर इसी बात को उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि जो 16-17 अरकान ने वोट दिया वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे दिया हो? क्योंकि जो माजी है उसमें तो वज़ीर आज़म साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर कोई इंसान पार्टी लाइन से हट के कोई फ़ैसला करता है या वोट देता है तो वो ज़मीर की आवाज़ पर भी देता है। हमने देखा जो गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन थे उसमें वज़ीर आज़म साहब की यही लाइन थी। तो अब अगर दो उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, हफीज़ शेख साहब थे, उनमें से एक अभी भी पीपल्स पार्टी में है, दूसरे पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की काबीना में ही वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पार्टी के 16 लोग थे PTI के, उन्होंने उन दोनों में से यूसुफ गिलानी साहब को बेहतर समझा, जाके उनको वोट दे दिया? जी मीर साहब। यहाँ कुछ चीजें जरूरी हैं कि हो सकता है कि कुछ जाती ताल्लुकात भी बहुत होते हैं इन इलाकों में। हमारे खास तौर पे अगर आप चले जाएं पंजाब साइड पे या सरहद साइड पे, कुछ कबाइली ताल्लुकात, कुछ बिरादरियों के ताल्लुकात, उनका दबाव आता है। लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत है ना, इसमें बदकिस्मती से सबसे बड़ा ताल्लुक इस वक्त नोट का है, वोट का नहीं है जी। यहाँ पर सियासत नोट की है, वोट की बिल्कुल नहीं है। इवन वोट भी जो है वो नोट से खरीदा जा रहा है। तो अगर आपके पास नोट है तो फिर आपके पास वोट है। ये है एक्चुअल मंशूर इस वक्त सियासत का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर आप ये कहें कि उनका ज़मीर, भाईजान जो इस वक्त ज़मीर वाले हैं ना, वो सियासत से उनको, यानी इस वक्त पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो डर गए हैं कि हमारी जो बची चीज है वो भी कहीं जाती ना रहे। तो जो रहा सवाल 15 लोगों का, भाई मैं सीरियस बात बता रहा हूं आपको कि इस कदर मंडी लगी है कि शर्मिंदगी का मकाम है। मैं ये कहूं कि उन्होंने ज़मीर का, कोई ज़मीर इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ज़मीर नहीं, सबको इस वक्त हुक्मरानी का शौक है। जो अपोजिशन में है वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, जो पोजीशन में है काम नहीं कर रहे, हुक्मरानी का मजा ले रहे हैं। उसी को बचाने के लिए उन्होंने वोट भी दिए, और फिर जो वोट खरीदे गए और उसका उन्होंने अपने अगले इलेक्शंस का खर्चा पूरा कर लिया। तो जी मीर साहब हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको शरीक कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम। अहमद शाहीन साहब, मैं 3-4 बातें करूंगा। देखें, इमरान ने जो किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, ये बिल्कुल अच्छी बात थी। अभी देखें, अपोजिशन में सारे माफियाज हैं, जिनको हम माफिया कहते हैं। ये वो माफिया है जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मार्शल अभी पाकिस्तान के अंदर लगे, लेकिन उनकी जड़ें कोई नहीं उखाड़ सका। यही माफियाज हैं। ये जरदारी, ये मियां लाहौर वाले, वो जो जिलानी अभी शामिल हो गया, ये माफिया का हिस्सा है। ये दुनिया का करप्ट इंसान है। वो चेयरमैन क्यों बनना चाहता है? इसलिए कि वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा। तो जो पहले भी हरामखोरी इसने की हुई है, और इसकी सारी पार्टी ने और लोरियों ने, जो 2 भाइयों ने की हुई है, उसका ये हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है अहमद शाहीन साहब के इन माफियाज को लीड करने वाला पाकिस्तान का एक मुल्ला है। अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि माफिया जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को कंगाल किया, उनकी टोली का चीफ बन के पाकिस्तान में घूम रहा है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जी, आपने अपनी राय का इजहार किया। एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। मेरा एक पॉइंट ये है कि सबसे जो छोटे चोर होते हैं ना, उनको तो फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है, और जो सबसे पाकिस्तान के बड़े चोर है ना, वो सबसे बड़े ऑफिस में उनको भेज दिया जाता है। फिर वो ऑफिस भी उनका अपना खरीदा होता है, और उस ऑफिस के इख्तियारात सब कुछ जो भी होता है वो उनके अपने खरीदा होता है। तो ये बैरूनी दुनिया से भी फंडिंग जाती है, और अंदर से भी जो कुछ इन्होंने मुल्क को लूटा होता है, वो फिर बार बार उसी तरह वो प्रोसीजर होता है, और वही लोग बार बार आ रहे हैं। बार बार सेनेट का इलेक्शन वही लोग जीत रहे हैं, वही लोग बार बार आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जो भी पॉलिटिकल मूव जो एक्चुअल होगी उसको तो ये क्रश कर देंगे, उसको तो आगे आने ही नहीं देंगे। किसी
जो एक्चुअल मूवमेंट होगी मुल्क के लिए होगी। अब ये फौज के भी पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें एनडीटीवी पर जाना चाहिए, वहां जाके फौज के खिलाफ बातें करें, हमारे मीडिया पर बैठ के हमारी फौज के खिलाफ बातें ना करें। जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी राय का इजहार किया। दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। सैयद मुश्तबा साहब, अब ब्रेक पे जाने से पहले हम वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने जो अपने अरकान का जिक्र तो किया था, उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और उन्होंने उस पर तनकीद भी की। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे देखा पीटीआई का जो वतीरा है उनके कारकुनान का उसी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की सोशल मीडिया पे भी, और जो बयानात भी दिए सख्त किस्म के। बहरहाल ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने फैसल वाडा साहब का जो केस था वो 2.5 साल तक लटकाए रखा, उनको बचाए रखा, और ख़ुद इमरान खान साहब से मंसूब जो केस है फ़ॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें डायरेक्ट जो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं उनकी ज़ात के हवाले से काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ने पेंडिंग में रखा हुआ है और बज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब को अभी उससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। तो इस इलेक्शन कमीशन को एकदम से वज़ीर आज़म साहब को क्या हुआ कि इतनी सख्त ज़ुबान, और उसके बाद मुस्तकिल फिर जब उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया उसके बाद भी जो तकरीर की उसमें भी काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, तो इसको कैसे देखेंगे? देखें, वो कहते पंजाबी में कहते हैं ना, हुन ओ गल्ला नहीं रहियां, हुन ओ गल्ला नहीं रहियां। जो पहले जो होते थे ना, जैसे आपको 2018 में याद है इनके एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे साकिब निसार साहब, ठीक है। उसके अलावा उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार अहमद रजा साहब, ठीक है। उसके दौर में वो बड़े खुश थे, इलेक्शन कमीशन भी बहुत मुहिब वतन इदारा था। आपसे अगर उसके बारे में बात करें तो बयानात आ जाते थे कि इदारों के खिलाफ बात की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ थोड़े से मुतजाद, जब उनके जाने के बाद वो जो मनपसंद थे जिन्होंने डैम के नाम पे लोगों करोड़ों रुपए वसूल किए, उसके बाद दुनिया भर के दौरे किए, जब वो चले गए तो उसके बाद जो है वो जो दूसरे चीफ जस्टिस साहब आए बीच में थोड़ी मुद्दत के लिए, तो थोड़ी सी फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मुल्क दुश्मन इदारा बन गई। फिर उसके बाद ये मौजूदा चीफ जस्टिस आए और एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि इनकी निजात दहिंदा बनती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब को उन्होंने जो है जस्टिस फाइज ईसा के पंजे से बचाया। अभी फैसल वावडा साहब आज सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं क्योंकि यही इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर जमा साहब जो है जो अब बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इस वक्त उन टर्म्स पे काम नहीं कर रहे जिसपे सरदार, उस तनख्वाह पे काम नहीं कर रहे जिसपे सरदार अहमद रजा साहब काम कर रहे थे। तो अब हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में आप देखें कि इनका जो बैलेंस है वो ट्विस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। कभी इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा इदारा बन जाएगा मुल्क वतन, और कभी जो है सुप्रीम कोर्ट मुल्क वतन इदारा बन जाएगा, और कभी ये मुल्क दुश्मन इदारे बन जाएंगे। जी मुश्तबा साहब, कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, उनको भी शरीक करते हैं दोबारा से, फिर उसके बाद अपनी डिस्कशन पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, मैंने बात करनी थी। मैंने ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमें इधर लंदन में रहते हुए मुझे 50 ईयर हो गए हैं, समझते हो, लेकिन इतनी शर्मिंदगी होती है जब उधर देखते हैं, गाली गलोच ये सारे। जब से हमने आंख खोल लिया पाकिस्तान तो बिल्कुल अच्छी तरह गुजरा ही नहीं है। हमारे माँ बाप भी मर गए, इसी तरह ही सारा कुछ। और ये जो जुबान बोलते हैं ना, इतनी गंदी बोलते हैं कि इधर हमें गोरे, मैं जिस इलाके में रहती हूँ सारे मेरे गोरे हैं, एक मैं एशियन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी इतनी इज्जत करते हैं। इतनी शर्मिंदगी होती है, गालियां निकालते हैं, औरतों को गालियां निकालते हैं, चोर डाकू सब चोर डाकू हैं। ये भी जो बैठे हुए हैं ये भी तो चोर डाकू है ना। बहुत शुक्रिया, यकीनी तौर पे ये अफसोसनाक सूरत हाल है और आपने दुरुस्त निशानदही की उसकी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एजाज है जी, मैं एडिनबरा से बात कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। मेरा आपसे और आपके जो तर्जुमा निगार हैं उससे सवाल है कि लास्ट जो ये इलेक्शन हुआ लास्ट वीक, उसके अंदर शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान जो है वो
नो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं और अगर वो कामयाब हो तो 6 महीने तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जो आइन है, आइन में चेंज आने के बाद ऐसी कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर, अगर ये कल भी अगर कोई मूवमेंट होती है तो ये उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मेरा आपसे बस दोनों से ये कि इसके ऊपर रोशनी डालिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। जी यकीनन जो 18वीं तरमीम है उसके बाद अब जो वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस है वो किसी भी वक्त दोबारा से लेके आया जा सकता है। मजीद भी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर मौजूद हैं, उनको भी शरीक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी महमूद साहब। अच्छा ठीक। तो बात ये है कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी, ये अगर आपने सुनी हो तो ये प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी, ये एक फासिस्ट आदमी की तकरीर थी कि जिसने वो जैसे वो बातें उसने की है वहाँ, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है, आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चोर जो गए हैं वो भी चोर हैं, जो आए हैं वो भी चोर हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। कोई चोर मदीना की रियासत के नाम पे है और कोई पाकिस्तान की रियासत के नाम पे चोर है, ये सब चोर हैं जी। थैंक यू वेरी मच। आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया और हमारे साथ शरीक हुए। एक और कॉलर भी मौजूद हैं, उनको भी शरीक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बात यह है जी, तारीख पढ़े ना तो अल्लाह रसूल हक सच इंसाफ वकार की खातिर झगड़े होते थे, पेट की खातिर थोड़ी मेहनत करते थे। अब जहाँ पेट और नोट की खातिर झगड़े हों वहां पर वकार की तो जगह मुश्किल ही बनती है। बाप किसी अच्छे बेटे को कहे कि अच्छा काम करोगे तो आपका वकार बढ़ेगा, तो जो अच्छे बेटे होते हैं वो बाप की बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अल्लाह बेली। आप हमारे साथ शरीक रहे, थैंक यू वेरी मच। दोबारा से जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको कंटिन्यू करते हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आप भी मौजूद हैं, मीर इकराम साहब भी मौजूद हैं। मीर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हमने मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की, सेनेट इलेक्शन की भी, उसके बाद जो एतमाद का वोट था, जो सारी सूरत हाल पैदा हुई। इसी दौरान हमने देखा जो पार्लियामेंट हाउस से बाहर जिस दिन अपोजिशन रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए। ऐसा क्यों हुआ? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो इस हद तक चले गए कि वहाँ मौजूद जो ठीक है वो उनके कायदीन नहीं थे, उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर जूते उछाले गए, उनको धिक्के दिए गए। वहाँ मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी, उनकी वीडियो भी मौजूद है जिस तरह से उनको धिक्के दिए गए। फिर ये भी कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का कि वो जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो ये जो कल्चर है ये PTI का तो कम अज़ कम शायद आप मज़ीद रहनुमाई कीजिएगा, PTI का कल्चर तो नहीं था। ठीक है वो एक धरना कल्चर था, उसमें कौमी नगमे या जो पार्टी नगमे थे, पार्टी तराने, उस पर रक्स का कल्चर था, वो भी ठीक है। कंटेनर के ऊपर तकरीर और सख्त ज़ुबान भी ठीक है, लेकिन ये धक्कम पेल, इस तरह से डराना, मुखालफिन के ऊपर बाकायदा अटैक करना, ये उनके कुछ इत्तेहादियों का कल्चर तो हो सकता है, लेकिन PTI का मेरे ख्याल में ये कल्चर नहीं था। इसके ऊपर क्या करेंगे मीर साहब? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि मैंने भी वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर उसके बाद उनके प्ले कार्ड लेके आना, शोर मचाना, और फिर इनका वहां पे उनको एक्सेस देना, मुझे कुछ जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल, इसमें कुछ सियासत नजर आती है कि ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हिट कराने के लिए, क्योंकि मिली भगत थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर बाकायदा जूता मारा गया, फिर ये हुआ, फिर वो एक हंगामा, कोई डिजाइंड हंगामा लग रहा था मुझे कि ये एक इशू क्रिएट किया जाए और उस इशू क्रिएट करने के बाद एक हाइप क्रिएट हो जाए और खुदा ना खास्ता हंगामा कोई ऐसा हो कि सारा निजाम धर्म भरम हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर वो नौजवान जिन्होंने ये हरकत की और उन्होंने जानबूझ के की है तो उन्होंने बहुत गलत किया है। सियासी मैदान में या सियासी निजाम में इन चीजों की इजाजत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस तरह से पहले मैंने कभी नहीं देखा, तो ये आज ही होना था, ये इसी लम्हे होना था, ये कुछ दाल में मुझे काला नजर आया। पहला जो मेरा शक किया है कि कुछ मिली भगत है। अब अगर वो निशानदेही करे और उनका पता करे कि वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या हुआ था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उन्होंने आना था और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर ही रखनी थी
जिधर वो नौजवान मौजूद थे। तो ये कुछ सवाल है जो एक शक की कैफियत है। तो जहां तक आपका निशानदेही है कि किसी और इत्तेहादी जमात काफ लीग या कोई और लीग, पॉसिबल है कि ये कारकुन पीटीआई के ना हो, ये कोई इत्तेहादी जमात के कारकुनों को जो जाती तौर पे कुछ ज्यादा ही खिलाफ है नून लीग के, पॉसिबल है। या और इत्तेहादी जमात का इतना असर कारकुनान ने कबूल कर लिया कि उन्हीं का तर्जुमल। बहरहाल सैयद मुस्तफा साहब, आपसे भी इसी हवाले से पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है, हम देखते हैं कि जब ये सेनेट इलेक्शन भी हुआ और वो चीज़ें स्क्रीन के ऊपर आईं, हफीज़ शेख साहब जब हार भी गए तो वो जाके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिले, उन्होंने उन मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, गुफ्तगू भी की, अच्छे माहौल में तमाम ये चीज़ें हुई। लेकिन जब कारकुनान आपस में मिलते हैं या जो कारकुनान की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है वो फिर इस तरह का शर्मनाक रद्द-ए-अमल होता है कि दूसरों के पहले तो बात गालम गलोच तक रहती थी, सोशल मीडिया पे गलीज़ किस्म के फ़िक्रे लिख देना या इस तरह की, वो भी नाकाबिले कबूल ही है, लेकिन उससे आगे बढ़ चूँकि उसको नहीं रोका गया, अब वो चीज़ें आगे बढ़कर जो हाथ हैं वो गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं, दुपट्टों तक पहुंच चुके हैं, धक्कम पेल तक पहुंच चुके हैं। तो इस तर्ज अमल के ऊपर क्या कहेंगे? अहमद शाहीन साहब, देखें, बात यह है कि मैं तो बहुत अरसे से आपको ये बात कहता रहा हूँ, लेकिन आपने एक वतीरा बना लिया कि मेरी बात पे आपने तवज्जो नहीं देनी। मैं कई सालों से आपको ये बात कह रहा हूँ, और अभी भी जो आपने ये सवाल जो किया था, जब पीर साहब से किया था, तो उसमें भी आपने उसका इजहार किया कि आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं देनी, कि पीटीआई का तो ये कल्चर था नहीं। जबकि मैं आपको गुज़िश्ता 3-4 सालों से अपने प्रोग्रामों में भी और ज़ाती निजी महफिलों में भी आपको ये बात बोलता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बुनियादी तौर पे एमक्यूएम का कौमी सतह का वर्जन है। आप देख लें कि जो चीज़ एमक्यूएम करती थी उस वक़्त अपने लीडर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, किसी सियासी रहनुमा को, किसी सियासी पार्टी को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसा, जुलूस, रैली करने की इजाज़त नहीं थी। वही तर्ज अमल आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में नज़र आएगा। पहले जो ज़माने की जो तब्दीली है वो ये है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए काम करती, तो सोशल मीडिया में जिस तरह की बुलिंग होती है, जिस तरह की हरासगी होती है, अब मुखालिफ उस पर जिस तरह के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जाते हैं वो आपके सामने है। अब आ जाए कौमी असम्बली के बाहर होने वाले वाक़े पे, तो देखें, मीर साहब ने फरमाया है कि उनको दाल में काला नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है वो तो उसको ओन कर रहे हैं। आज फिरदौस आशिक अवान ने बयान दिया है कि उस शख्स ने जिसने एहसन इकबाल के ऊपर जूता फेंका और जिसने मरियम नवाज को भी मुबैना तौर पे जो है वो उस पर हमला किया है, उस वजीर आजम साहब को उसको अवार्ड देना चाहिए। वो कौम उसकी मकरूज है। आज फिरदौस आशिक अवान का ये बयान छपा है। तो ये कहना कि ये पीटीआई का कल्चर नहीं है और ये पीटीआई, और दूसरी बात ये है कि सुबह से जो है वहाँ की जो रीजनल चैप्टर था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसने लोगों को बुलाया था इजहार यकजहती के लिए। तो ये कहना कि कहते हैं कि पीटीआई का ये कल्चर नहीं है, पीटीआई का यही कल्चर है, बल्कि सियासत में तशद्दुद, जारहियत इससे मकबल भी होती रही थी। एक दूसरे को घसीटने के और पेट फाड़ने के जो है वो बयानात दिए जाते थे, लेकिन अमली तौर पे उसका जो है थोड़ा बहुत झगड़ा होता था। इस तरह का मुजाहरा नहीं होता था। गुल्लूबाद मॉडल टाउन किसका कल्चर है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत में। जी सैयद मुस्तफा साहब, बहरहाल चूँकि हमें गुफ्तगू को समेटना है, मीर इकराम साहब, ये सारी चीज़ें तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की हमज़ा शहबाज से जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, और इससे पहले भी बिलावल ये इशारा दे चुके हैं कि अब अगला महाज पंजाब होगा। तो आपके ख्याल में क्या अब जो आइंदा आने वाले दिन हैं, पीडीएम या ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पंजाब में क्या कर सकते हैं? अहमद शाहीन साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम में आप चेक कर सकते हैं, आपको बताया था कि सरप्राइज देंगे यूसुफ रजा गिलानी। हो सकता है क्योंकि पीटीआई की वर्किंग नहीं है, और वही हुआ। मैं आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूं कि पंजाब में पीटीआई को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हो सकता है कि इनके हाथ से पंजाब जाता रहे, और सरप्राइज ये भी मिल सकता है कि इनको इस तरह जा सकता है कि मैं उसकी थोड़ी सी आपको वजह भी बता दूं कि जो इनके जो साथ मिली हुई कई लोग हैं, इलाहाक है जिस जमातों का, वो इनसे नाराज है। नंबर 1, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में मिल चुकी है, पीडीएम बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, तो इनको पंजाब में बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पॉसिबल है कि हुकूमत पंजाब की इनके हाथ से जाती रहे, ये नजर आ रहा है।
अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो इनकी सियासी इस वक्त चालें हैं वो नाकाम हो रही हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आप भी इससे एग्री करेंगे? और अगर पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज दिया तो ये सिर्फ पीटीआई तक ही रहेगा या नून लीग के लिए भी ये कोई सरप्राइज ही होगा? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मीर साहब की बात से तो इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि इत्तेहादियों की तरफ से कुछ इस तरह की चीज सामने आ सकती है, लेकिन पंजाब की हुकूमत और कौमी असम्बली जो है वो जो वफाकी हुकूमत जो वो एक दूसरे से लिंक है। अगर पंजाब में हुकूमत जाती है तो वफाकी हुकूमत ऑटोमेटिकली चली जाती है। आप मुझे बताएं कि अगर काफ लीग जो है पंजाब में हुकूमत से अलहदा हो जाती है तो क्या वफाक में उनका कोई जवाज रह जाता है वफाक की हुकूमत पे? और अगर वफाक में वो हुकूमत से अलहदा हो जाती है तो क्या 178 176 वोट के बाद अगर 4-5 सीटें कम हो जाए कौमी असम्बली की तो हुकूमत कहाँ रह गई? तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे से लिंक है। पंजाब में सियासी क़यादत तो तब्दील हो सकती है, लेकिन हुकूमत जाने का इम्कान जो है वो मशरूत है वफाकी हुकूमत से। जब तक वफाकी हुकूमत है उस वक्त तक पंजाब की हुकूमत भी कायम है। जी अच्छा मुस्तफा साहब, आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम का जो लाहे अमल है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शोर था लॉन्ग मार्च का, अगरचे अभी भी वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो हम करेंगे, लेकिन जैसे मौलाना फजलुर रहमान या नून लीग की जानिब से ज़ोर था कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, फजलुर रहमान साहब की जानिब से ज़्यादा, लेकिन वो एक एजिटेशन चाह रहे थे, लेकिन जरदारी साहब ने उनको पार्लियामेंट के अंदर से ही कुछ करने का कहा और उसका नतीजा हमने देख भी लिया। जैसे सेनेट इलेक्शन में वो जरदारी फार्मूला कामयाब भी रहा। तो आपके ख्याल में आइंदा भी जो एहतजाजी सियासत के ऊपर फोकस रखा जाएगा या इसी तरह से जैसे अभी सेनेट में टफ टाइम दिया इसी तरह की कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? देखें, बात यह है कि एक तजुर्बा तो जो है एक बात तो मौक़िफ़ तो आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो एस्टेब्लिश हो गया कि एजिटेशन की सियासत से ज्यादा पार्लिमानी सियासत जो है वो हुकूमत को ज्यादा टफ टाइम दे सकती थी। लोग देखें, इमरान खान साहब ने 6 महीने पता नहीं कितने अरसा धरना दिए रखा। नवाज शरीफ साहब को सिक्का क्या बिगड़ गया? बिगड़ा उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट को साथ मिलाया गया या पार्लियामेंट में मिलाया गया या फिर एस्टेब्लिशमेंट को मिलाया गया तो मियां नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। यही सूरत हाल पीडीएम की है। चाहे आप धरने से कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, इस्तीफे दे दें, जो एजिटेशन की सियासत है वो हुकूमत उसको सह जाती है, लेकिन पार्लिमानी सतह पर जो है जो कार्रवाई की जाए वो ज्यादा मौसर होती है। और मैं समझता हूँ कि इस हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगरचे वो मुल्क भर से सिमट के एक सूबे तक महदूद रह गई है, लेकिन इस नेशनल लेवल की जो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की उसको टेक ओवर कर लिया और क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून से शिफ्ट होती हुई होकर पीपल्स पार्टी की जानिब मुंतकिल हो रही है। और यकीनी तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में हम देख भी लेंगे क्या लाहे अमल होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा। थैंक यू वेरी मच सैयद मुश्तबा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मीर इकराम हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। हमने बात की पाकिस्तान की सियासत में जो गुज़िश्ता हफ्ते में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आईं, जो वहाँ पर सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।